हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और हम लोग कल चोल साम्राज्य की शुरुआत किए हैं और उसमें हम लोगों ने महत्वपूर्ण शासक, उनका क्षेत्र विस्तार और उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अभियान यानी कि आक्रमणों को पढ़ा था और जाना था कि जो चोल साम्राज्य है उसका विस्तार कैसे कैसे होता है या उद्भव कैसे होता है और कहाँ तक उन्होंने क्षेत्र विस्तार किया, उस राजवंश के कौन से महत्वपूर्ण शासक थे और उन्होंने कौन कौन सी उपलब्धियाँ हासिल की थी। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। बहुत सारी चीज़ें हमने उसमें अद्भुत भी देखी थी, जैसे कि उस समय के जो चोल शासक हैं उनका जो नौसेना है वो बहुत ही अच्छा है या बहुत ही आधुनिक है, यानी कि आधुनिक मीन्स काफ़ी तेज़ है। इसीलिए तो उन्होंने श्रीलंका, मालदीव, मलाया, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा इन सारे देशों पर अधिकार किया था और वहाँ से वहाँ की जो राजनीतिक चीज़ें थी उस पर उन्होंने कंट्रोल किया था। जो क्षेत्र विस्तार है ये तो साम्राज्यवादी भावना से ओतप्रोत था, यानी कि साम्राज्यवाद जो है उनके अंदर भी था, वो भी अपना विस्तार करना चाहते थे अलग अलग क्षेत्रों में। क्योंकि उस समय तक जो हमारा व्यापार था ये दक्षिण पूर्वी देशों के साथ भी शुरू हो गया था और इस व्यापार मार्ग में कुछ बाधाएं उत्पन्न हो रही थी। जो आपको मैंने बताया था कि जो चाइना के द्वारा बनाया गया रूट था उसको कुछ लोग डिस्टर्ब कर रहे थे या कुछ शासक डिस्टर्ब कर रहे थे, तो उन शासकों को दंडित करने के लिए या उन पर कंट्रोल करने के लिए भी जो राजेंद्र प्रथम हैं इन्होंने बहुत सारे देश जो हैं पूर्वोत्तर के उन पर आक्रमण किया और उन पर अपना अधिकार कर लिया था। तो ये सारी चीज़ें हमने कल डिस्कस की थी। आज हम उनके प्रशासन को देखेंगे और इनका प्रशासन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले इतना डिटेल हमने मौर्य साम्राज्य को पढ़ा था क्योंकि वो पहला साम्राज्य था जहाँ पे इतने बड़े स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी और हर स्टेप पर अलग अलग तरह के अधिकारी थे और हर स्टेप से क्वेश्चंस आते हैं और वो अद्भुत व्यवस्था थी। पहली बार इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित हुआ था भारत में और पहली बार इतनी बेहतरीन जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और न्याय इन हर क्षेत्र की व्यवस्थाएं की गई थी। इसलिए हमने मौर्य साम्राज्य को बहुत डिटेल में पढ़ा था। उसके बाद ही हम चोल साम्राज्य है जिसको हम इतने डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि ये चोल हैं, यहाँ से एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है कि स्थानीय स्वशासन की शुरुआत दक्षिण में कौन से राजवंश ने किया था या किस राजवंश में स्थानीय स्वशासन बहुत ही महत्वपूर्ण था या बहुत अच्छी स्थिति में था। तो ये चोल राजवंश है, इसीलिए हम चोल राजवंश की हर जो है पॉइंट को या हर स्थिति को पढ़ेंगे जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और ये साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। तो चलिए बच्चों आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और आज आपका जो क्लास है ये शुरू कर रहे हैं हम चोल राजत्व का सिद्धांत से। राजत्व का सिद्धांत कैसा है, यानी कि जो शासक है, जो राजा है वही सर्वोपरि है या वही सर्वे सर्वा है, उसको सबसे ज़्यादा पावर मिला है। हर चीज़ का जो कंट्रोल है वो राजा के हाथ में होता है और यहाँ का राजा भी अपने आप को देवताओं के समतुल्य या देवपुत्र जैसी स्थिति में रखना चाहता है या समझता है। जैसे आपने देखा था कुषाण काल के जो राजा थे उन्होंने अपने आप को देवपुत्र कहा था या देवदूत कहा था और अपनी जो मूर्तियां हैं, प्रतिमाएं हैं वो बनवाई थी और उनकी पूजा करवाते थे। कुछ ऐसी ही स्थिति चोल साम्राज्य में भी देखने को मिलता है, यानी कि जो राजा है वो अपने आप को सबसे ज़्यादा पावरफुल समझता है। धरती पे वो ईश्वर का पुत्र या प्रतिनिधि या उसके समतुल्य अपने आप को दिखाने का प्रयास करता है। तो यहाँ भी इस तरह की स्थिति पाई गई है। यहाँ पे देखेंगे राजा की स्थिति क्या है, तो शासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक था, यानी कि शासन लोकतंत्रात्मक नहीं था बल्कि राजतंत्रात्मक था। जो भी शक्तियाँ थी वो राजा में निहित होती थी। कुषाण काल की भांति मंदिरों में सम्राट की मूर्तियाँ लगाई जाती थी और इन्हें देव रूप में पूजा जाता था, यानी कि बिल्कुल कुषाणों की तरह यहाँ पर भी है। जो शासक हैं उनकी मूर्तियां जो है मंदिरों में लगाई जाती हैं और उन मूर्तियों की पूजा की जाती है जैसे भगवान की पूजा की जाती है। तो ये भी बड़े पैमाने पे देखने को मिलता है चोल साम्राज्य में। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पे जो राजा है ये आदेश मौखिक देता था, यानी कि जो आदेश थे ये लिखे नहीं जाते थे बल्कि राजा जो कह देते थे वही कानून होता था और उसी को लोग फॉलो करते थे या उसी को मानते थे। या समाज में जो समय का साम्राज्य है चोल साम्राज्य, वहाँ पे उन आदेशों को पारित कर दिया जाता था या आदेशों को मनवाया जाता था लोगों के द्वारा। जबकि इसके पहले आपने देखा था मौर्य साम्राज्य में जो अशोक थे इन्होंने अपनी बातों को, अपने आदेशों को अभिलेखों पर लिखवा दिया था, स्तंभों पर लिखवा दिया था, शिलालेखों पर लिखवा दिया था। लेकिन जो चोल साम्राज्य यहाँ के जो शासक हैं वो आदेश मौखिक देते हैं और उसे पूरे साम्राज्य में लागू करने का प्रयास किया जाता है। आगे है बच्चों
इस अवधि में पुरोहित का कार्य तथा पद प्रमुख हो गया था। यानी कि चोल काल में पुरोहितों का जो पद है या जो स्थान है ये काफ़ी प्रमुख है। शुरू से ही आप देखेंगे राजा के बाद जो स्थान आता है प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री से भी ऊपर अगर रखा जाए तो उस समय पुरोहित को रखा जाता था, जो राजा का मेन सलाहकार होता था। धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में भी और राजनीतिक क्षेत्र में भी राजा के बाद उसी का स्थान होता था। उसके बाद प्रधानमंत्री, सेनापति, बाकी लोगों का आता था नंबर। तो शुरू से ही जो पुरोहित हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, और चोल साम्राज्य में भी देखने को मिलता है कि जो पुरोहित हैं ये राजा के बाद महत्वपूर्ण स्थान पर रखे हैं। इनका कार्य क्या है? ये राजा के गुरु भी हैं, और इसके अलावा समस्त धार्मिक और आध्यात्मिक बातों में परामर्श देने के साथ साथ ये राजा के विश्वास पात्र भी होते थे तथा पाप मोचक भी होते थे। यानी कि जो राजा हैं उनको आध्यात्मिक और धार्मिक चीज़ों पर ये सलाह भी देंगे, और राजा के विश्वास पात्र भी होते थे, उनके गुरु भी होते थे, उनका जो है हर क्षेत्र में मार्गदर्शन भी करते थे। इसके अलावा राजा का पाप मोचक यानी कि तरह तरह का यज्ञ का अनुष्ठान कराना, तरह तरह के कर्मकांड कराना, ताकि जो राजा है वो शक्तिशाली हो, राजा का साम्राज्य विस्तार हो, राजा को मतलब इन सारी परेशानियों से या तकलीफ़ों से दूर रखा जाए। ये सारी चीज़ें कौन करवाता था? तो पुरोहित करवाते थे। जैसे आपने देखा था कि राजा कौन सा यज्ञ करेगा, अश्वमेध करेगा, पुरुषमेध करेगा, अग्निष्टोम करेगा या राजसूय करेगा। तो इस तरह के यज्ञ करवाना कि राजा को शक्ति मिले, राजा का क्षेत्र विस्तार हो, उसका वैभव, उसका यश बढ़े। तो इन सारी चीज़ों का जो काम करता था वो कौन करता था? मेन पुरोहित ही करता था, जो राजा के साथ साथ होता था। आगे बच्चों, चोल प्रशासन। चोल प्रशासन कैसा है? तो चोल प्रशासन एक विस्तृत एवं जटिल नौकरशाही से संचालित था। यानी कि जो चोल साम्राज्य है ये क्या है? एक बहुत ही विस्तृत है और जटिल साम्राज्य है, और एक ऐसे संचालित होता है, ये एक जटिल नौकरशाही से जो है संचालित होता है। नौकरशाह क्या होते हैं? यानी कि जो राजा के अंदर काम करने वाले अधिकारी हैं उन्हीं को नौकरशाह कहा जाता है। जैसे आज भी है, जो भी अधिकारी हैं, चाहे वो IAS हो, PCS हो या उससे छोटे अधिकारी हो या अन्य पदों पे हैं, उन सब के ऊपर कंट्रोल होता है उनके सीनियर्स का, उनसे बड़े लोगों का। तो ये सब क्या है? या कहिए कि हमारे जो CM हैं वो राजा हैं हमारे राज्य के, और उनके अंदर जितने भी अधिकारी हैं उनके ऊपर उनका कंट्रोल है, उनके आदेशों का उनको पालन करना है। PM हैं, उनके अंडर में बहुत सारे अधिकारी काम करते हैं। तो सब क्या है? राजा के अंदर उनके नौकरशाह हैं। अभी व्यवस्था लोकतंत्रात्मक हो गया है, लेकिन तब भी इन सब के ऊपर कंट्रोल जो रहता है वो PM, CM या ऐसे ही बड़े लोगों का रहता है। तो ऐसे ही जटिल और विस्तृत प्रशासन का जो है देखभाल कौन कर रहे हैं? तो राजा के नौकरशाह कर रहे हैं। अब वो छोटे भी स्तर के हो सकते हैं, बड़े भी स्तर के होंगे। यानी कि बड़े स्तर से लेकर के छोटे स्तर तक के जो अधिकारी हैं वो सारे राजा के प्रशासन को देख रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़े क्षेत्र में विस्तृत है और काफ़ी जटिल और विस्तृत भी है। तो यहाँ पे वही बातें कह रहे हैं। विभिन्न स्तर के अधिकारी थे। सबसे ऊपरी श्रेणी के जो अधिकारी होते थे उनको पेरुंदम या पेरुंदनम कहा जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो अधिकारी उच्च श्रेणी के हैं या बड़े पदों पे रहते हैं उनको पेरुंदनम कहा जाता है, तथा नीचे के श्रेणी को सेरुंदनम कहा जाता है। यानी कि वो अधिकारी जो निम्न श्रेणी के हैं या जिनका पोस्ट निम्न है उन्हें क्या कहा जाता है? सेरुंदनम कहा जाता है। और उन अधिकारियों को जो उच्च श्रेणी के हैं या जिनका मतलब जिनका पद, जिनकी पैसे ज़्यादा हैं, उनको पेरुंदनम कहा जाता है। राजा के आदेश को लिखने वाला अधिकारी जो हमेशा साथ रहता था उसको उड़न कुट्टम कहा जाता था। यानी कि राजा की कुछ चीज़ों को लिखा भी जाता था, नोट भी किया जाता था। जैसे आप आज भी देखते हैं जो भी अधिकारी चलते हैं उनके साथ एक व्यक्ति लिखने वाला होता है, वो जो भी कहते हैं वो उस चीज़ को लिखता रहता है, या चाहे PM हो, CM हो, उनके द्वारा जो भी बातें कही जाती हैं उसे नोट किया जाता है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे जो राजा हैं उनके द्वारा जो बातें कही जाती हैं, जो आदेश दिया जाता है, क्योंकि आदेश तो मोस्टली मौखिक ही होते थे, लेकिन कुछ बातों को नोट किया जाता था, और जो व्यक्ति नोट करता था वो हमेशा राजा के आसपास ही रहता था या साथ साथ रहता था, और उसे कहा जाता था उड्डन कुट्टम, आदेश सुनने वाला। यानी कि वो जो आदेश को सुनता था, ये तो नोट करने वाले हैं, लेकिन कोई तो होगा जो आदेश को सुनता होगा और फिर जा कर के दूसरों को बताता होगा। तो उस अधिकारी को वलीय किलपार कहा जाता था। वलीय किलपार, ये सब चोल साम्राज्य के अधिकारी हैं। और ये अधिकारी क्या होता था? ज़्यादातर जो अधिकारी हैं वो अधिकारी वंशानुगत होते थे। यानी कि ज़्यादातर जो अधिकारी हैं
उनके मरने के बाद उनके बच्चे जो है उनके पोस्ट पर नियुक्त हो जाते थे, यानी कि वंशानुगत परंपरा थी, जन्म आधारित परंपरा थी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि चोल साम्राज्य में जो अधिकारी हैं वो वंशानुगत हुआ करते थे। अधिकारियों के सुविधानुसार भू राजस्व में वेतन दिया जाता था, जिसे जीवितात कहा जाता था। यानी कि जैसा अधिकारी जैसे उसकी सुविधा, उस सुविधा के अकॉर्डिंग ही उनको भू राजस्व के रूप में वेतन दिया जाता था। यानी कि जो भू राजस्व इकट्ठा किया जाता था उसी के रूप में उनको वेतन दिया जाता था। यानी कि आप देखेंगे कि नगद वेतन नहीं दिया जाता था, या कभी कभी क्या होता था उनको भूमि आवंटित कर दिया जाता था और उस भूमि से जो भी राजस्व प्राप्त होता था वो उनके वेतन के रूप में समझा जाता था, या वही उनका वेतन होता था। ये प्रणाली आप देखेंगे जो है सल्तनत काल में एकता प्रणाली के रूप में जानी जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे आगे जागीरदार या जमींदार के रूप में भी जानी जाएगी। यानी कि जागीरदार जहाँ पे जागीरें दी जाती थी, मुगल साम्राज्य में जागीरदार बड़े पैमाने पे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो प्रणाली है ये शुरू से ही व्याप्त है हमारे सोसाइटी में, कि जहाँ सैनिकों को या मेन में जो अधिकारी हैं उन्हें भूमि दे दी जाती है और उससे जो स्रोत यानी कि राजस्व मिलता है उसको वो अपने अंडर में लेते हैं या उसी को अपने वेतन के रूप में स्वीकार करते हैं। तो इस तरह की जो व्यवस्था है वो चोल साम्राज्य में भी है। और इस भू राजस्व को क्या कहा जाता है? जीविताता, जीविताता कहा जाता है। आगे है राजमहल के सैनिक को बल्लभ कहा जाता था। यानी कि कुछ सैनिक ऐसे होते थे जो राजमहल की सुरक्षा करते थे या राजमहल के आसपास नियुक्त होते थे, उन्हें बल्लभ कहा जाता था चोल साम्राज्य में। इसके अलावा आप देखेंगे आदेशों को जारी करने वाला ओल्लई कुट्टम कहलाता था। जो भी आदेश, राजा के जो आदेश होते थे, एक आप देख रहे हैं कि नोट करने वाला है और एक आप देख रहे हैं कि उसको सुनने वाला है, और जो दूसरा है या तीसरा व्यक्ति है ये इसको जारी करने वाला है। तो जो जारी कर रहा है वो ओल्लई कुट्टम, जो नोट कर रहा है उड्डन कुट्टम, जो सुन रहा है वलीय किलपार, और जो इसको जारी कर रहा है वो ओल्लई कुट्टम। थोड़ा अजीब अजीब सा नाम है, लेकिन 2-4 बार देख लेंगे तो एग्ज़ाम में सही करने की संभावनाएं रहेंगी। आगे है बच्चों प्रशासनिक विभाजन, यानी कि जो प्रशासन है इसको कैसे चलाया जा रहा था चोल साम्राज्य में। तो उसको चलाने के लिए उसका विभाजन किया गया था, उसका बंटवारा किया गया था, क्योंकि अगर किसी चीज़ को व्यवस्थित तरीके से चलाना है तो उसका विभाजन या उसका बंटवारा बहुत ज़रूरी है, वरना कौन कहाँ पे काम करेगा और क्या काम करेगा ये निश्चित नहीं हो पाता, और ऐसे में प्रशासन अच्छे से नहीं चल पाता है। जैसे आज ही है जो जिले का अधिकारी है वो डीएम है और वो सारे प्रशासनिक काम देखेंगे, और जो आप देखते हैं जो पुलिस का प्रबंधन करते हैं या सबकी सुरक्षा का काम करते हैं वो दूसरे अधिकारी होते हैं, उनका अलग क्षेत्र होता है। यानी कि उन्हें बताया गया है कि उनका क्या काम है, उनका क्या क्राइटेरिया है, और वो उसी के जो है संदर्भ में वर्क करते हैं। वैसे ही चोल साम्राज्य में भी प्रशासन में महत्वपूर्ण अधिकारी बनाए गए हैं और उनके कार्य को बांट दिया गया है। तो कैसे बांटा गया है? तो जो सबसे बड़ा इकाई था वो साम्राज्य था, यानी कि टोटल साम्राज्य जिसमें राजा का पूरा विस्तार था या राज्य का जो विस्तार था, चोल साम्राज्य का विस्तार था, वो टोटल साम्राज्य था। और उसका जो ये सबसे बड़ी इकाई थी, यानी कि प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई साम्राज्य है, और साम्राज्य का जो प्रशासक है ये राजा है, और ये जो राजा है ये सर्वोच्च सेनाधिकारी भी है, यानी कि सर्वोच्च सेनापति भी है और सर्वोच्च न्यायाधीश भी है। यानी कि अगर किसी युद्ध क्षेत्र में वो अपने सेनापति को भेजता है, अपने नायक को भेजता है और बार बार हार जाते हैं, या वो महत्वपूर्ण जो है युद्ध है तो राजा उसका नेतृत्व खुद करता है। तो सबसे जो सर्वोच्च सेनापति है वो राजा होगा। या कभी कभी आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे मैटर हो जाते हैं जिसको सुलझाने में जो न्यायाधीश है वो सक्षम नहीं होते, तो वो मैटर राजा के पास जाता है और राजा उसकी सुनवाई करते हैं। वो अंतिम न्यायाधीश होते हैं, इसीलिए इन्हें सर्वोच्च न्यायाधीश भी कहा जाता है। तो ये अपने पूरे साम्राज्य के अधिकारी हैं या प्रशासक हैं, ये सर्वोच्च सेनापति भी हैं और ये सर्वोच्च न्यायाधीश भी हैं। दूसरा जो स्तर है ये प्रांत का है, और प्रांत को मंडल भी कहा जाता था या मंडलम कहा जाता था चोल साम्राज्य में। ये दूसरी बड़ी इकाई है, यानी कि साम्राज्य से छोटी है, क्योंकि जो साम्राज्य है ये बहुत सारे प्रांतों में बटा हुआ है। जैसे वर्तमान में देखते हैं आप, हमारा देश है और देश का जो मेन मालिक है वो प्रधानमंत्री हैं। हालांकि जो सेनापति के रूप में रखेंगे तो राष्ट्रपति आ जाएंगे, लेकिन जो ज़्यादातर काम करते हैं वो प्रधानमंत्री ही, उनको हम राजा कह सकते हैं अपने देश का। तो वो मेन है, यानी कि सबके मालिक हैं, लेकिन उनका जो साम्राज्य है वो बहुत सारे राज्यों में बटा है, और फिर राज्यों के अपने अपने सीएम हैं जो वहाँ के प्रशासन को देखते हैं, लेकिन सबके ऊपर कंट्रोल जो है वो केंद्र का होता है। तो वैसे ही चोल साम्राज्य में भी था। दूसरी जो बड़ी इकाई थी वो प्रांत या मंडलम था, और इसका जो प्रशासक होता था वो वायसराय होता था।
वायसराय में जानते हैं आप लोग गवर्नर या राज्यपाल आज भी होते हैं। और ये वायसराय कौन बनते थे? ज़्यादातर राजकुमार बनते थे या शाही परिवार का ही कोई व्यक्ति बनता था, यानी कि राजा का विश्वास पात्र बनता था, ताकि उस बड़ी इकाई पे कंट्रोल किया जा सके, राजा का कंट्रोल बना रहे। क्योंकि अगर कोई ऐसा व्यक्ति बन जाएगा इतने बड़े प्रांत का या मंडलम का अधिकारी, तो हो सकता है वो विद्रोह करे या जनता को भड़काए या ज़्यादा शक्ति बटोर करके राजा के खिलाफ षड्यंत्र करे। तो मोस्टली यहाँ पर राज परिवार के लोगों को नियुक्त किया जाता था या राजकुमारों को नियुक्त किया जाता था। जैसे आपने देखा था मौर्य साम्राज्य में उज्जैनी का जो राज्यपाल थे वो अशोक थे, तो वहाँ पे कौटिल्य ने कहा था कि सबसे ज़्यादा खतरा भी इन्हीं से रहता है, राजपुत्रों से ही, क्योंकि ये कभी भी विद्रोह कर सकते हैं या राजा के खिलाफ जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे राजकुमार होते थे जिन्हें वायसराय कहा जाता था, और यही इस प्रांत का या मंडलम का सेनापति या सेनाधिकारी होता था और न्यायाधीश होता था। यानी कि प्रांत का जो सर्वोच्च न्यायाधीश होगा या सेनापति होगा वो वायसराय होगा, और वायसराय कौन बनता है? तो राजकुमार या राज परिवार का कोई व्यक्ति। इसके बाद आप देखेंगे तीसरी इकाई आती है, यानी कि सबसे बड़ा साम्राज्य, इसका विभाजन प्रांतों में या मंडलों में किया जाता था। और इसके बाद क्या आता था? कोट्टम या वलनाडु, इसको कोट्टम या वलनाडु कहा जाता था। इसकी अपनी सभा होती थी, यानी कि यहाँ पर भी प्रशासन देखा जाता था। इसमें सभी गांव एवं नगरों के प्रतिनिधि आते थे, यानी कि इसमें सभी गांव के और नगरों के प्रतिनिधि भाग लेते थे और वो लोग मिलकर के इसका प्रशासन चलाते थे। यहाँ का कार्य क्या है? भू राजस्व का प्रबंधन तथा भू राजस्व में छूट देने का भी अधिकार इनको होता था। यानी कि यहाँ का जो प्रशासन है, और आप जानते हैं कि प्रदेश के बाद जो आता है वो जिला आता है, तो जिले का या उस समय का जो कोट्टम या वलनाडु है उसका जो प्रशासन है वो बहुत सारे लोग मिल करके देखते थे, और ये लोग भू राजस्व का प्रबंधन करते थे। और इसके अलावा अगर कोई दिक्कत है तो भू राजस्व में छूट देने की इनको शक्ति दी गई थी। इसके बाद आप देखेंगे नाडु, नाडु आता है, यानी कि इसके अंतर्गत अनेक गांव का संघ होता है। जैसे वर्तमान में आप देखते हैं ब्लॉक, ब्लॉक बहुत सारे गांव का संघ होता है या बहुत सारे गांव का प्रतिनिधित्व करता है ब्लॉक। एक ब्लॉक के अंतर्गत बहुत सारे गांव आते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे नाडु है, और ये अनेक गांव का संघ होता था जिन्हें कुर्रम कहा जाता था। यानी कि अनेक गांव का जो संघ है उसको कुर्रम कहा जाता है, और इन ऐसे बहुत सारे संघों का जो प्रतिनिधित्व करता है वो नाडु कहता है। एक नाडु में बहुत सारे संघ आते हैं, और वो जो संघ होते हैं बहुत सारे गांव से मिलके बने रहते हैं, और उस संघ को क्या कहा जाता है? तो संघ को कुर्रम कहा जाता था। और ये जो है आप देखेंगे चौथी इकाई है चोल साम्राज्य में प्रशासन की। जो सबसे लास्ट इकाई है, जो सबसे छोटी इकाई है प्रशासन की, वो गांव होता था। और गांव का जो मतलब व्यक्ति होता था वो आप देखते हैं ग्राम सभा होती थी, यानी कि ग्राम सभा ही गांव का प्रशासन देखती थी, और उसका जो मेन लीडर होता था या व्यक्ति होता था वो मुखिया होता था। वही वहाँ का न्यायाधीश होता था, वहाँ का राजस्व संग्रहकर्ता होता था, वहाँ के प्रशासन को देखने वाला होता था, या राजा का प्रतिनिधि होता था। वहाँ के चीज़ों को जैसे कर है और दूसरी चीज़ें उन्हें वसूल करके राजकोष में जमा करता था। और वहाँ पे अगर कोई झगड़ा विवाद होता है तो उसको बहुत सारे लोगों की मदद से या ग्राम सभा की मदद से या ग्राम पंचायत की मदद से सुलझाया करता था। और ये सबसे छोटी इकाई थी, और यही बहुत विस्तार में हम अध्ययन करेंगे चोल साम्राज्य में कि क्या था जो है स्थानीय स्तर का प्रशासन। आगे है बच्चों राजस्व प्रशासन, यानी कि चोल राज्य के आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो भूमि कर है, यानी कि राजस्व है, जो भूमि से चीज़ें मिलती हैं उसी से चोल साम्राज्य का विकास हो रहा है या उसके राजकोष में धन आ रहा है। इस ग्राम सभा एकत्र करके राजकोष में जमा करती थी, यानी कि जो भी भू राजस्व मिलता था उसको एकत्र करने का काम ग्राम सभाएं करती थी। और ये ग्राम सभाएं अपने अपने क्षेत्रों से इकट्ठा करके जो राजस्व होता था उसको ले जा करके राजकोष में या राजा के कोष में जमा कर देती थी। भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि की माप की जाती थी या कराई जाती थी। राजराज प्रथम के समय में एक बार तथा कुलोत्तुंग प्रथम के समय में 2 बार जो है भूमि की माप की गई थी। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, जो भूमि की माप है ये कराई जाती थी ताकि भू राजस्व निर्धारित हो, और इसके लिए राजा का जो कदम होता था उसी की माप ली जाती थी। और ये जो है एग्जाम में आया है कि भूमि की माप कराने वाला पहला शासक कौन था? तो राजराज प्रथम, इनके शासनकाल में पहली बार।
और एक बार भूमि की माप कराई गई थी। दूसरा जो राजा है चोल साम्राज्य का जिसने दूसरी बार ऐसा काम किया और 2 बार ये काम किया वो कुलोत्तुंग प्रथम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये नेट में भी आया हुआ एग्जाम है और नेट एग्जाम में भी क्वेश्चन आए हैं और दूसरे एग्जाम्स में भी आए हैं, तो इसको ध्यान देंगे आप लोग। और आप देखेंगे कि ये जो भू राजस्व होता था उसे चोल साम्राज्य में कदमई कहा जाता था। कदमई, ये भू राजस्व को कहा जाता था कदमई, और कुल उपज का 1/3 तक ये लिया जाता था, यानी कि जो भू राजस्व लिया जाता था वो 1/3 तक होता था और इसे कदमई कहा जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे है सैन्य प्रबंधन, यानी कि यहाँ का सैन्य संगठन कैसा है। तो यहाँ का सेना बहुत ही शक्तिशाली है। पहले ही बता चुके हैं कि इन्होंने बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की। इन्होंने इंडिया ही नहीं बल्कि आप देखेंगे दक्षिण के देशों को, जिसमें मालदीव, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व के देशों को, इंडोनेशिया, मलेशिया, जावा, सुमात्रा, इन सारे देशों को जीता था। तो इन्होंने बहुत बड़े साम्राज्य का जो है विस्तार किया था। इन्होंने जलीय क्षेत्रों पर अपना अधिकार या अपना आधिपत्य स्थापित किया था। जो जलीय मार्ग से आयात निर्यात या व्यापार होते थे उन सब पे इनका कंट्रोल था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सेना मोस्टली आप जानते हैं सेना 4 तरह की होती है, पैदल सेना और गज सेना, इसके अलावा आप देखेंगे अश्व सेना और रथ सेना, और इसके अलावा इनके पास नौ सेना भी थी जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। तो सैनिकों के प्रकार हैं इनके यहाँ हर तरह के, जैसे कि बाकी राज्यों में पाए जाते हैं, लेकिन एक चीज़ इनका डिफरेंट है कि इनके यहाँ नौ सेना बहुत मजबूत है और उसी के बल पे इन्होंने बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की, देश विदेशों को विजिट किया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो सैनिक है, चोल शासकों ने एक विशाल एवं संगठित सेना का निर्माण किया जिसमें पैदल, गज, अश्वारोही के साथ साथ सशक्त नौसेना भी थी। अभिलेखों में सेना के विभिन्न अंगों को निम्नलिखित नाम से पुकारा गया है, यानी कि अभिलेखों में सैनिकों के जो अंग हैं उनके विभिन्न नाम दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि इसमें से या देखना है कि सैनिकों के कौन कौन से अंग हैं और उनको उस समय क्या कहा जाता था। तो इसको भी देख लेते हैं बच्चों, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो इसलिए इम्पोर्टेंट है ये सैनिकों के अंग। तो पहला है वणपेई। वणपेई ये कैसी सेना है? तो ये पैदल सेना है, यानी कि उस समय पैदल सेना को वणपेई कहा जाता था। दूसरा है कुंजीर मल्लर। कुंजीर मल्लर जो है ये गज सेना है, यानी कि गज सेना को चोल साम्राज्य में कुंजीर मल्लर कहा जाता था। नेक्स्ट जो तीसरा है ये है आपका कुदिरा। कुदिरय, यानी कि आप देखेंगे कुदिरय कहा जाता था। और कुदिरय क्या था? तो कुदिरय जो है चैवगर, कुदिरय चैवगर जो है ये अश्वारोही सेना है। ये चोल साम्राज्य में इसका नाम कुदिरय चैवगर था। इसके अलावा देखेंगे विल्लीगल, और जो विल्लीगल है ये कौन सी सेना है? ये धनुर्धारी सेना है विल्लीगल। इसके अलावा है वलयकार। ये जो वलयकार है ये किस तरह की सेना है? तो ये राजा का विश्वास पात्र सैनिक होती थी, जो उनका अंगरक्षक होती थी या जो उनको सेफ्टी देती थी हर जगह। ये जानते हैं आप, ये काफ़ी जो है एक्टिव या विश्वास पात्र लोगों को ही राजा अपने अंगरक्षक के रूप में रखते थे, क्योंकि उनकी जान को हमेशा खतरा बना रहता था। तो वही लोग इनके आसपास रहते थे जो इनके बहुत विश्वास पात्र होते थे और इन्हें अंगरक्षक कहा जाता था। तो उस समय चोल साम्राज्य में इन्हें वलक्कर कहा जाता था। इसके अलावा गुल्म और कड़गम, ये क्या है? तो गुल्म और कड़गम का मतलब होता है सैनिक छावनी, यानी कि जिसे हम वर्तमान में सैनिक छावनी कहते हैं, इसे चोल साम्राज्य में गुल्म या कड़गम कहा जाता था। इसके अलावा बड़पेर कैकोलम, तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, बड़पेर कैकोलस ये क्या है? राजा की व्यक्तिगत सुरक्षा में पैदल सेना, यानी कि सिर्फ जो राजा के आसपास ही रहे ऐसी सेना और वो पैदल सेना हो, वो सेना क्या कहलाती थी? थोड़ा सा हार्ड नाम है, बड़पेर कैकोलस, यानी कि ये सारी चीज़ें हैं, ये प्रकार हैं सैनिकों के और उस समय के इनके नाम हैं। तो इम्पॉर्टेंट है। सेना की टुकड़ी का नेतृत्व करने वाला नायक कहलाता था। चोल साम्राज्य में जो सेना का नेतृत्व करता था, जिसको हम सेनापति कहा करते थे, यानी कि मौर्य साम्राज्य में, गुप्त साम्राज्य में या उत्तर के जो साम्राज्य हैं या जो शासक हैं वहाँ पे जो सेना का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति होता था उसको मोस्टली सेनापति कहा जाता था। लेकिन चोल साम्राज्य में आप देखेंगे कि उसको क्या कहा गया है? नायक कहा गया है। तो इम्पॉर्टेंट है नायक। तथा सेनाध्यक्ष, जो सेना का अध्यक्ष होता था वो महादंड नायक कहलाता था। ये नेतृत्व करता है और ये अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष को महादंड नायक कहा जाता था। इसके अलावा आप देखेंगे राजा स्वयं ही सर्वोच्च सेनापति होते थे।
यानी कि राजा सर्वोच्च सेनापति होते थे। उसके बाद जो नेतृत्व करता होता था सैनिकों का वो नायक कहलाता था, और सैनिकों का जो अध्यक्ष होता था वो महादंड नायक कहलाता था। तो यहाँ तक रहने देते हैं बच्चों। आई होप बहुत ज़्यादा पॉइंट है, इसको आप लोग बार बार रिवीजन कीजिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। बाकी क्लासेस नेक्स्ट डे देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।